जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। आइए देखें, कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे। कभी लगेगा हार गए तो थकावट लगेगी, कभी जीत जाओगे तो मनोबल बढ़ेगा और कभी जीत के अलाली भी करता है व्यक्ति। तो मेरे प्रिय साथियों, आगे वही बढ़ेगा जो हर समय अपने तारतम्य को, अपने मन को, अपने दृढ़ संकल्प को बेहतर तरीके से बनाया हुआ है और अपने उद्देश्य के प्रति लक्षित है। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। डॉक्टर राजीव रंजन जी को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, उसके क्या बन गए हैं, ये प्रमुख बन गए हैं, मतलब उपाध्यक्ष बन गए हैं और मुख्य जोखिम अधिकारी बन गए हैं। बहुत ही शानदार अनुभव है बैंकिंग क्षेत्र में इनका। त्रयी नाम क्या है, तो तीनों वेदों को कहा जाता है। स्टार्टिंग के तीनों वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। अगर हम बात करें कि वेदों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, अगर ये हम बात करें तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद, इन सभी चीज़ों में वेदों को बांटा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है या सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं, जो कि आप देख सकते हैं 1017 सूक्त साकल में है और 11 सूक्ति बाकी के जो है वो आपका सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक लॉन्च किया है। इस भाषा अनुवादक का नाम क्या है, इसका नाम है आदिवाणी। मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय जनजातियां भारत की प्रमुख धरोहर है, भारत के पुराने निवासी है, भारत के मुख्य रूप से निवासी अगर कहें तो वो आदिवासी ही हैं। ये क्या फंस गया है जो परेशान कर रहा था, मैंने निकाल दिया उसको। ठीक है, चलिए अब आदिवासियों की जो भाषा है उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप आदिवाणी नाम की जनजाति कार्य मंत्रालय के इस मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिससे संकटग्रस्त जनजातियां जो हैं उनको भाषाओं को समझने के लिए हम प्रेरित होंगे, समझ पाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे और उनको पुनर्जीवित करेंगे, मतलब मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। शिक्षा, शासन, सेवाओं तक समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित कराया जाएगा। जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है इसे। अगर हम बात करें तो भारत में कुल 461 जनजाति भाषाएं हैं, जो 71 विशिष्ट मातृभाषाएं बोली जाती हैं, 81 असुरक्षित है और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त जनजातियां हैं। आदिवाणी इन भाषाओं को डिजिटलीकरण करके अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि बीटा चरण में शामिल भाषाएं जो स्टार्टिंग में रखा गया है वो है संथाली, उड़ीसा में है। भीली भाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मुंडारी भाषा जो है वो झारखंड में बोली जाती है और गोंडी भाषा छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। टेक्स्ट से टेक्स्ट भी किया जा सकता है और टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं। स्पीच टू स्पीच भी है और टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी है। अगर लिख के भी डालेंगे तो लिखित रूप से प्राप्त हो जाएगा, बोल के बोलेंगे तो बोलने से आपको वो लिखित रूप से प्राप्त हो जाएगा। और
उसमें साउंड भी आ सकता है, मतलब साउंड भी आएगा, मतलब कि वो स्पीच कैटेगरी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भारतीय संविधान में। अरे क्षमा चाहूँगा, और देखें, आसान चीज़ों को मैंने बता दिया कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, अगर टाइप करके लिखेंगे तो टाइप में भी आ जाएगा, बोल के बोलेंगे तो बोलने में भी आ जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच का भी क्राइटेरिया है, स्पीच टू टेक्स्ट का भी क्राइटेरिया है, समझ गए होंगे आप। OCR तकनीक है, पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से पहचान देगा। द्विभाषी शब्दकोश दिया गया है। सांस्कृतिक आर्काइव भी दिया गया है, मतलब आर्काइव उसमें ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आप जाके उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सब टाइटल वाले वीडियो, भाषण, शिक्षा, जागरूकता के लिए इसे बनाया गया है। बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसे तैयार किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय 1999 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। जुएल ओरमा कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री है दुर्गादास उइके जी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अब भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित जो अनुच्छेद है उसे हमें जानना जरूरी है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा की बात करेगा तो आर्टिकल 366(2)(5) में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 342 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। जितनी भी जनजाति है उसको अधिसूचित किया गया है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। समानता और संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 15(4) बोलता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। अनुच्छेद 16(4) बोलता है नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 46 बोलता है राज्य का कर्तव्य है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा दे, ठीक है, और सामाजिक अन्याय से रक्षा करे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 243D में पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। 243T नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया है। जनजाति क्षेत्र 244 में 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। 244(2) में है 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में दिया है। विशेष प्रावधान 275 आर्टिकल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास हेतु अनुदान है। आर्टिकल 371 ए से लेकर जेड तक पूर्वोत्तर और कुछ अन्य राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि राज्य जहां पर जनजाति वर्ग काफ़ी पिछड़ी है उसके लिए विशेष प्रावधान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए अपनी साझेदारी को और मजबूत करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे तो बहुत सारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो खनिज संसाधन के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से NMDC से निकलने वाला जो वो है लौह अयस्क है, वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान सप्लाई होता है। वैसे ही जापान से भी बहुत सारे खनिज हम प्राप्त करते हैं और खनिज भी हम प्रदान करते हैं। तो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, वहाँ पर ये समझौता हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो रेयर अर्थ लिमिटेड्स भी शामिल है इसमें। बैटरिया, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, रक्षा प्रणालियों का भी आदान प्रदान करेंगे। जलवायु लक्ष्य, तकनीकी बदलाव में वैश्विक मांग बढ़ रही है, उसके आधार पे भारत और जापान दोनों आयात पर निर्भर, इसलिए स्थायी आपूर्ति श्रृंखला बनाना जरूरी है, एक दूसरे को आदान प्रदान करना जरूरी है। ठीक है, बाकी यही जाने कि भारत और जापान के बीच में ये समझौता शामिल हो रहा है, जिसमें प्रमुख खनिजों को जो है शामिल किया गया है और अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्यरत किस भारतीय संगठन को पहली बार 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था है, सफीना हुसैन जो है इसकी संस्थापक हैं। राजस्थान की ये संस्था है, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य करती है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ एशिया का नोबेल पुरस्कार की कहा जाने वाला ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स नामक इस फाउंडेशन को दिया गया है, ठीक है, जो कि लड़कियों और युवतियों के शिक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करती है ना। सांस्कृतिक रूढ़ियों और सामाजिक बाधाओं को चुनौती देती है। राजस्थान के क्षेत्र में आज भी घूंघट की प्रथा चलती है। उस क्षेत्र में रह के महिलाओं की शिक्षा में ऐसा बेहतरीन योगदान एक बहुत ही सराहनीय बात है। इसलिए जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इन्हें प्रदान किया गया है। अन्य जो सम्मानित व्यक्ति संगठन है, शाहिना अली है, मालदीव की है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है। और फ्लावियोनो एंटोनियो एल विलानुएला फिलीपींस के पर्यावरण संरक्षण कार्य में इन्हें दिया गया है, ठीक है। भारत में पहले ये पुरस्कार किनको दिया गया है, किनको दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका था राजनीति के क्षेत्र में, रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा चुका है, बेजवाड़ा विल्सन को सक्रियता में, सोनम वांगचुक को पर्यावरण संरक्षण में। ये सभी लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन सरकार ने इसे स्टार्ट किया गया है। हर साल 31 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है। 7 नवंबर 2025 को मनीला मेट्रोपॉलिटन थिएटर में जो है फिलीपींस में से प्रदान किया जाएगा। ये रही एक एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन की बात। ये रही सफीना हुसैन, 2007 की में इसकी स्थापना की है इन्होंने, राजस्थान की है। स्कूल से बाहर लड़कियों को पहचान करना और जो है उनको शिक्षा के लिए जोड़ना, ठीक है। मिशन जो है इनका, एक समय में एक लड़की इन द सेंस कि सभी को फोकस होके पढ़ाती है, ये इंडिविजुअल रूप से पढ़ाया करती हैं, ठीक है, और उनके शिक्षा पर ध्यान देती हैं। संघाई सहयोग संगठन राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक हुई 31 से 1 सितंबर 2025 तक। कहाँ आयोजित किया गया था, तो तियानजिन चीन में, तियानजिन चीन, ठीक है, तो याद रखेंगे तियानजिन चीन में, सबको याद हो गया होगा तियानजिन चीन के तियानजिन शहर में हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे और बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का ये मीटिंग था। आतंकवाद के सभी रूपों से मिलकर लड़ना है, आतंकवाद के वित्त पोषण और कट्टरपंथ के खिलाफ काम करना है, सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को जवाबदेही देना है, मतलब जवाबदेही नहीं भाई, उनको जवाब देना है, उनको लौटाना है वापस, ठीक है, जवाबदेह ठहराना है उनको, ये मुख्य उद्देश्य था। और इससे हम आतंकवादी विरोधी प्रेजेंटेशन किए थे हम वहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से, और एक बहुत ही अच्छी पहल है। भारत में 1 से 7 सितंबर 2025 को तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का थीम क्या है, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। सब कोई आड़ा बाड़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, तो समोसा खा रहे हैं, तो बड़ा खा रहे हैं, तो भजिया खा रहे हैं, तो तेल वाला ये खा रहे हैं, तेल वाला वो खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। पता नहीं है कि उसमें कौन सा तेल यूज़ किया जा रहा है, कौन सा तेल यूज़ नहीं किया जा रहा है, और जो है पेले जा रहे हैं। आजकल व्यक्ति खाना खाता नहीं, खाना ठूसता है, तो उसी के चक्कर में हमारा हेल्थ जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। तो हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें और पोषण सप्ताह में जो है पार्टिसिपेट करें, और इसका जो है स्लोगन को याद रख लें, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, ठीक है। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। लोगों को शिक्षित किया जाएगा कि संतुलित आहार लो, सचेत भोजन की आदतें डालो, शक्कर को कम खाओ, तेल को कम खाओ, बड़ा को कम खाओ, भजिया को कम खाओ, है ना, बाहर का चीज़ को आड़ा बाड़ा को कम खाओ। खाली आदमी समोसा पेले पा रहा है, समोसा मजदूरों के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। चलो 3 चीज़ छोड़ दो, सफ़ेद चीज़, 3 वाइट थिंग्स, शक्कर, मैदा, नमक, अपने आप फिट हो जाओगे। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो गूगल के साथ कर ली है। गूगल अब प्रमोट करेगा प्रॉपर
महिलाओं के क्रिकेट को, है ना, महिला क्रिकेट को प्रमोट करेगा। ये रहे जय शाह जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। संजोग गुप्ता इसके सीईओ है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। गूगल के प्रमुख जो है इनसे आकर मिले हैं और महिला क्रिकेट को विश्व स्तरीय बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। सीईओ कौन है गूगल के? तो सुंदर पिचाई है। 1998 में स्थापना हुई है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। मिस्र में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार हो रहा है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। उर्जित पटेल जी को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया में सुपर गरुड़ा शील्ड अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित करा रहा है। उत्तर प्रदेश में हेलमेट नहीं पहनोगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा वाला मिशन चल रहा है, मतलब नो हेलमेट नो फ्यूल। दिनेश के पटनायक भारत सरकार के वरिष्ठ राजनयिक कनाडा के उच्च आयुक्त नियुक्त हुए हैं। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क से प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए 2025-31 की अवधि में 25,000 करोड़ रुपए का निर्यात संवर्धन मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि निर्यातकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। दक्षिण कोरिया में स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना प्रतिबंध लगाने का बिल पास कर लिया है। बायो E3 नीति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है। अंतरतारकीय पिंड जो है वो गुजरा है, जिसको दूरबीन देखा है। 3i एटलस नाम रखा गया है। किसके द्वारा देखा गया है? तो चिली के द्वारा देखा गया है इस धूमकेतु को। ठीक है। दूसरा नंबर स्थान प्राप्त किया है ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा जी ने। गुजरात के 84 टोल प्लाजा NH48 में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लगाई गई है। वहाँ से गाड़ी आना जाना करेगी, अपने आप जो है मशीन स्कैन कर लेगी उसको। हाल ही में कौन सा देश मोंडो ट्रैक बनाने वाला दुनिया का 25वां देश बन गया है? वो है भारत। भारत के दिल्ली में स्थित स्टेडियम में इसे लगाया गया है। युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। 28 से 31 अगस्त 2025 तक गोवा में आयोजित आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था। हाल ही में BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? एकदम लइका वाला प्रश्न है, इसका भी आंसर बताइएगा। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।